नमस्कार दोस्तों। आज हम मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। मधु कांकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की तथा कोलकाता से ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। मधु कांकरिया हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका, कथाकार तथा उपन्यासकार हैं। उन्होंने बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता तथा समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, नारी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। पाठ का सारांश। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है जिसकी लेखिका मधु कांकरिया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने अपनी सिक्किम की यात्रा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व हिमालय के विराट व भव्य रूप का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। कहानी की शुरुआत लेखिका की गंगटोक शहर में पहुंचने के बाद शुरू होती है, जब लेखिका टिमटिमाते हजारों तारों से भरे आसमान को देखकर एक अजीब सा सम्मोहन महसूस करती है और उन जादू भरे क्षणों में खो जाती है। लेखिका गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहकर सम्मानित करती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अधिक मेहनत कर अपना जीवन यापन करते हैं। तारों भरी खूबसूरत रात देखने के बाद अगली सुबह वह एक नेपाली युवती द्वारा सिखाई गई प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गर्देई प्रार्थना हामरो जीवन तिम्रो कोशेली यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगती है। प्रार्थना करने के बाद वह युमथांग की ओर चलने से पहले हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखने अपनी बालकनी में पहुंचती है। बादल होने के कारण उन्हें कंचनजंगा की चोटी तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन सामने बगीचे में खिले ढेरों फूलों को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद लेखिका गंगटोक शहर से 149 किलोमीटर दूर युमथांग यानी घाटियों को देखने अपने गाइड जितेन नार्क व सहेली मणि के साथ चल पड़ती है। पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों को देखते हुए वो धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगती है। आगे चलते चलते लेखिका को बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा लगाई गई सफ़ेद पताकाएं दिखाई देती हैं। मंत्र लिखी ये पताकाएं किसी ध्वज की तरह फहरा रही थी, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। लेखिका ने जब इन पताकाओं के बारे में पूछा तो गाइड जितेन ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नार्ग ने यह भी बताया कि किसी शुभ अवसर या नए कार्य की शुरुआत करने पर सफ़ेद की जगह रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित कवि लॉन्ग स्टॉक जगह के बारे में नार्ग ने बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इन्हीं रास्तों से आगे जाते हुए लेखिका ने एक कुटिया के अंदर प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र को घूमते हुए देखकर उत्सुकतावश उसके बारे में जानने की कोशिश की। तब नार्ग ने बताया कि प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सुनकर लेखिका को लगा कि पहाड़ हो या मैदान या कोई भी जगह हो, इस देश की आत्मा एक जैसी ही है। जैसे जैसे लेखिका अपनी यात्रा में पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगी, बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूटने लगे। अब लेखिका को नीचे घाटियों में पेड़ पौधों के बीच बने छोटे छोटे घर ताश के पत्तों से बने घरों की भांति प्रतीत हो रहे थे, और न जाने कितने ही तीर्थयात्रियों, कवियों, दर्शकों, साधु संतों के आराध्य हिमालय का विराट व वैभवशाली रूप धीरे धीरे लेखिका के सामने आने लगा था। अब लेखिका को हिमालय पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा था। लेखिका अब खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों, आसमान छूते पर्वत शिखरों, ऊंचाई से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों,
नीचे पूरे वेग से बहती चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी को देखकर अंदर ही अंदर रोमांचित महसूस कर रही थी। तभी उनकी जीप सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर रुक गई। यहाँ पहुंचकर लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की सारी बुराइयां व दुष्ट वासनाएं इस झरने की निर्मल धारा में बह गई हो। यह दृश्य लेखिका के मन व आत्मा को शांति देने वाला था। धीरे धीरे लेखिका का सफर आगे बढ़ता गया और प्राकृतिक दृश्य पल पल में कुछ यूं बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर इन दृश्यों को बदल रहा हो। पर्वत, झरने, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे सभी कुछ बेहद खूबसूरत था। तभी लेखिका की नज़र थिंक ग्रीन बोर्ड पर पड़ गई। सब कुछ कल्पनाओं से भी ज़्यादा सुंदर था। तभी लेखिका को जमीनी हकीकत का एक दृश्य अंदर से झकझोर गया। जब लेखिका ने कुछ पहाड़ी औरतों को कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ते हुए देखा, कुछ महिलाओं की पीठ में बड़ी सी टोकरियां थी जिसमें उनके बच्चे बंधे थे। मातृत्व साधना और श्रम साधना का ये रूप देखकर उनको बड़ा आघात लगा। पूछने पर उनको पता चला कि ये महिलाएं पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने का काम कर रही हैं और ये बड़ा ही खतरनाक काम होता है क्योंकि रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है और कई बार इसमें मजदूरों की मौत भी हो जाती है। ये देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, कितना कम लेकर ये लोग समाज को कितना अधिक वापस कर देते हैं। थोड़ा सा और ऊंचाई पर चलने के बाद लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से घर लौटते हुए उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका के स्कूल बस के बारे में पूछने पर नार्ग ने हंसते हुए बताया कि पहाड़ी इलाकों में जीवन बहुत कठोर होता है। ये बच्चे रोज़ 3 से 4 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। शाम को घर आकर अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराने जंगल जाते हैं। जंगल से भारी भारी लकड़ी के गट्टर सिर पर लादकर घर लाते हैं। जीप जब धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से बढ़ने लगी तभी सूरज ढलने लगा। लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस अपने घर लौट रही थी। लेखिका की जीप चाय के बागानों से गुजरने लगी। सिक्किम में परिधान पहने हुए कुछ युवतियां बागानों से चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चटक हरियाली के बीच सुर्ख लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था। युमथांग पहुंचने से पहले लेखिका को एक रात लायुंग में बितानी थी। लायुंग गगनचुंबी पहाड़ों के तले एक छोटी सी शांत बस्ती थी, दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर शांत और एकांत जगह। लेखिका अपनी थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गई। रात होने पर गाइड नार्ग के साथ अन्य लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहेली मणि ने भी बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब ही है। लेखिका यहाँ बर्फ देखना चाहती थी लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी बर्फ नहीं दिखाई दी। तभी एक स्थानीय युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ बर्फबारी बहुत कम होती है। लेखिका को अगर बर्फ देखनी है तो उन्हें कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। कटाऊ पर्यटन स्थल के रूप में अभी उतना विकसित नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी पूरी तरह से बरकरार था। लायुंग ने कटाऊ का सफ़र लगभग 2 घंटे का था, लेकिन यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कटाऊ में बर्फ़ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। लेखिका इसे देखकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी। कटाऊ में लोग बर्फ़ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन वह तो इस नज़ारे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा यहीं से मिली हो, और उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यदि इस असीम सौंदर्य को कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक या ऋषि हो जाए। लेखिका की सहेली मणि के मन में भी दार्शनिकता के भाव पनपने लगी और वह कहने लगी कि प्रकृति की जल संचय व्यवस्था कितनी शानदार है। वह अपने अनोखे ढंग से ही जल संचय करती है। यह हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया की।
प्रकृति जाड़ों में पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ जमा देती है और गर्मी आते ही बर्फ पिघलकर पानी के रूप में नदियों से बहकर हम तक पहुंचती है और हमारी प्यास बुझाती है। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका को कुछ फौजी छावनियाँ दिखी। तभी उन्हें ध्यान आया कि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ चीन की सीमा भारत से लगती है। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ कैसे रहते हैं, तब फौजी ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि आप चैन से इसीलिए सोते हैं क्योंकि हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने को मजबूर हो गई कि जब इस कड़कड़ाती ठंड में हम थोड़ी देर भी यहाँ ठहर नहीं पा रहे हैं तो ये फौजी कैसे अपनी ड्यूटी निभाते होंगे। ये सोचकर लेखिका का सिर सम्मान से झुक गया। उन्होंने फौजी से फेरी भेटुला यानी फिर मिलेंगे कहकर विदा ली। इसके बाद युमथांग की ओर लौट पड़ी। युमथांग की घाटियों में उस समय ढेरों प्रियता और रोडोडेंड्रो के बहुत ही खूबसूरत फूल खिले थे, लेकिन युमथांग वापस आकर उन लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था क्योंकि युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। चलते चलते लेखिका ने सिप्च बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? युवती ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर काफ़ी खुश हैं। दरअसल सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले स्वतंत्र रजवाड़ा था, लेकिन अब सिक्किम भारत में कुछ इस तरह से घुल मिल गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तब वहाँ पर पर्यटक उद्योग इतना फला फूला नहीं था। सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर काफ़ी खुश हैं। जीप आगे को बढ़ती जा रही थी कि तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका हैरान थी। थोड़ा आगे चलने पर नार्ग ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर भी दिखाया। नार्ग ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु नानक जी को थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे और जहाँ जहाँ वो चावल चिटक कर गिरे वहाँ वहाँ अब चावल की खेती होती है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद जो खैदुम पहुँचे वह लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र था। नार्ग ने बताया कि इस स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता है, जो भी गंदगी फैलाता है वह मर जाता है। उसने ये भी बताया कि हम पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं, हम इन्हें गंदा नहीं करते हैं। लेखिका के ये कहने पर भी तभी गैंगटोक शहर इतना सुंदर है। नार्ग ने लेखिका को कहा, मैडम गैंगटोक नहीं गंतोक कहिए, जिसका अर्थ होता है पहाड़। उसने आगे बताया कि सिक्किम के भारत से मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता ने इसे पर्यटक स्थल बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद से ही सिक्किम में पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं, नए नए पर्यटक स्थलों की खोज जारी है। लेखिका ने मन ही मन सोचा कि इंसान की इसी असमाप्त खोज का नाम ही तो सौंदर्य है। कुछ प्रश्न और आंसर दिए गए हैं उनके, तो आप इनको भी पढ़ लें।